Reincarnation of My Mysterious Husband. एपिसोड 12। सूर्यवंशी हवेली। सत्या ने साक्षी का हाथ पकड़कर मिष्टी से दूर कर दिया। साक्षी गुस्से से मिष्टी की तरफ देख रही थी। वो जबड़े कसते हुए बोली, हटाओ इसे यहाँ से, ये हमारी सुहागरात की सेज है। इस पर ये घटिया लड़की कभी नहीं बैठ सकती और तुम इसे वापस क्यों लेकर आए? मैंने इसे घर से निकाल दिया था। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोग देखे, लेकिन तुम जैसा कभी नहीं देखा, जो इतना जलील होने के बाद भी हरकतें करने से बाज नहीं आती। तुम जानती हो, तुम्हारे साथ ये सुहागरात तो दूर, मैं तुम्हारी तरफ मुंह करके भी नहीं सोता। अगर रात को गलती से तुम्हारा चेहरा देख लिया तो पूरी रात बर्बाद जाएगी और तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा। उसकी बात सुनकर साक्षी गुस्से से दांत पीसने लगी। वो तुरंत मिष्टी का हाथ सत्या के हाथ से दूर करते हुए बोली, क्यों करते हो तुम ऐसा? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ ना, हम वो बात मिलकर सॉल्व करेंगे। मैं जानती हूँ तुमने मुझे अपने साथ क्यों रखा हुआ है, लेकिन मेरा यकीन करो, अगर तुम चाहो तो हम दोनों का रिश्ता सुधर सकता है। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि हम दोनों के रिश्ते में बहुत सारा प्यार भी हो सकता है। मैं सच में तुम्हें बीवी का सारा सुख दूंगी सत्या। तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। बस एक बार इस बंगालन को उसके घर पर वापस छोड़ आओ, उसके बाद तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। सारे गिले शिकवे मिटाकर हम प्यार से रहेंगे। उसकी बात सुनकर सत्या हंसा और फिर उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर बोला, हो गया या फिर अभी कुछ और भी कहना है? साक्षी ठगी सी रह गई। वो बस सत्या की तरफ देख रही थी। सत्या एक बार फिर से बोला, तू जा रही है इस कमरे से बाहर, या फिर मैं किसी को बाहर से बुलाऊं तुझे यहाँ से लेकर जाने के लिए? साक्षी चिल्लाते हुए बोली, ये मेरा कमरा है। सत्या व्यंग्य से बोला, तेरे बाप ने ईंट रखवाई थी इसकी, या फिर वो खुद मजदूर बनकर ये कमरा बना कर गया था? साक्षी जबड़े कसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बाप के बारे में इस तरह से बात करने की? सत्या तिरछा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अम्मा के सामने जुबान लड़ाने की? जब तुम अम्मा के सामने अपनी जुबान लड़ा सकती हो, तो सत्या सूर्यवंशी क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं। साक्षी गुस्से से बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो तुरंत बोली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा कमरा है। हम दोनों पति पत्नी हैं और इस कमरे पर मेरा पूरा हक है। तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। सत्या अचानक के सामने फूलों की तरफ देखने लगा और बोला, वैसे तो तूने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया नहीं है, लेकिन ये कमरा सजाकर आखिर तूने एक अच्छा काम कर ही दिया। मजा आएगा आज की रात अपनी बंगालन के साथ यहाँ पर बिताकर। साक्षी मुस्कुराए और बोली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तुमसे जो होता हो कर लो। सत्या तुरंत बोला, बाकी तुम कुछ भी करती, लेकिन तुम्हें ये धमकी मुझे नहीं देनी चाहिए थी। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने बाहर से एक नौकर को बुलाया। वो नौकर तुरंत सत्या के सामने झुककर खड़ा हो गया था। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस घर में जितनी भी लेडी स्टाफ है, सबको बुलाकर लेकर आओ। साक्षी हैरानी से सत्या की तरफ देखने लगी। सत्या बस हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर में वहां पर तकरीबन 8 से 9 लड़कियां आकर खड़ी हुई। वो बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी थी। साक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सत्या करना क्या चाहता है। तभी सत्या उनकी तरफ देखते हुए बोला, आप लोगों को महंगे महंगे कपड़े और गहने पहनने का मन करता है क्या? उसका सवाल सुनकर सभी सर्वेंट उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। सत्या मुस्कुराया और बोला, आज मेरी बंगालन मेरी बीवी बनकर इस घर में आई है, तो मेरा मन कर रहा है आप सब लोगों को अपनी तरफ से कुछ देने का। इसलिए आप सब लोगों को एक मौका दे रहा हूँ। इस कमरे के अंदर आए और सामने बनी अलमारी की तरफ बढ़िए। उसमें जितना भी कीमती सामान रखा है आप सारा ले सकती हैं। जिसे जो पसंद आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सत्या की बात सुनकर वो सारी सर्वेंट आपस में एक दूसरे को देखने लगी थी और साक्षी के होश उड़ गए थे, क्योंकि सामने वाली अलमारी उसकी थी और उसमें उसकी साड़ियां और ज्वेलरी रखी थी। एक एक साड़ी की कीमत लाखों में थी और ज्वेलरी तो करोड़ तक जाती थी। वो तुरंत बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमने ही तो कहा, जो करना है कर लो। तो बस वही कर रहा हूँ। अब बस देखते जाओ आगे और क्या क्या करता हूँ। ये बोलकर अब उसने वापस सर्वेंट की तरफ देखा और बोला, अच्छा मौका है, लूट सकते हैं तो लूट लीजिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, और अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर मैं दूसरे नौकरों को यहाँ पर बुलाऊं। वो अपनी बीवियों के लिए ये सारा सामान ले जाएंगे। उसकी बात सुनकर अब भला सारी सर्वेंट कैसे ही चुप रह सकती थी। वो तुरंत अलमारी की तरफ बढ़ गई।
एक ने अलमारी खोली तो बाकी सारी उस अलमारी पर ऐसे टूट पड़ी जैसे सच में कोई खजाना सामने पड़ा हो और वो लोग कोई चोर। एक एक सर्वेंट अपने पल्लू में सारा सामान डाले जा रही थी और हर किसी की कोशिश यही थी कि वो दूसरे से ज्यादा सामान अपने कब्जे में कर ले। साक्षी तुरंत वहां पर आए और गुस्से से बोली, क्या कर रही हो ये सब तुम? एक एक को इस घर से बाहर निकाल दूंगी अगर अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गई तो। सत्या तुरंत बोला, जिसकी खुद की इस घर में रहने की कोई गारंटी नहीं, उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है किसी को। आप लोग अपना काम कीजिए। सत्या की बात सुनकर वो सारी सर्वेंट एक बार फिर से अपना काम करने में लग गई। वैसे भी जो इस घर में हो रहा था वो सबको दिखाई दे रहा था। पहले सब साक्षी से डरते थे, लेकिन अब तो हवेली के बाहर बैठा कुत्ता भी साक्षी से डरना बंद हो चुका था। साक्षी गुस्से से कांपते रह गई और उन सारी सर्वेंट ने वो सारी अलमारी खाली कर दी थी। उन्होंने अब सत्या की तरफ देखा और उनमें से एक तुरंत बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, जो आपने हमें इतना सब कुछ दिया। सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये सब तो इन्होंने आपको दिया है, मैं तो अभी आपको अपनी तरफ से कुछ और देने वाला हूँ। ये बोलते हुए उसने एक नजर साक्षी की तरफ देखा। साक्षी की आंखें बड़ी हो गई। सारी सर्वेंट भी हैरान रह गई कि अब सत्या उन्हें और क्या देने वाला है। सत्या तुरंत बोला, अगर आप लोग इसे मेरे कमरे से बाहर ले जाए तो मैं आप सबको 50-50 हजार रुपए दूंगा। जैसे ही उन सर्वेंट ने सत्या की बात सुनी सब लोगों के चेहरे चमक उठे। उन्होंने तुरंत अपने पल्लू को अपनी साड़ी में कुछ इस तरह से बांधा कि जो सामान उन्होंने उस पल्लू में डाला हुआ था वो गिरे ना और फिर वो तुरंत साक्षी की तरफ बढ़ गई। किसी ने साक्षी का हाथ पकड़ा तो किसी ने कंधा, किसी ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा तो किसी ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। साक्षी तुरंत खुद को उन लोगों से छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम लोगों की औकात नहीं है मुझे हाथ लगाने की। सत्या तुरंत बोला, जिसको 50 हजार रुपए चाहिए जल्दी से इसे बाहर लेकर जाओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसकी बात सुनकर सभी सर्वेंट ने तुरंत दोबारा साक्षी को पकड़ लिया और बाहर की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। साक्षी उनसे अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उन लोगों के हाथ उसे अपने बदन पर बहुत ज्यादा गंदे लग रहे थे। वो कभी भी उन लोगों को खुद को टच नहीं करने देती थी और आज वो लोग उसे लगभग से घसीटते हुए वहां से लेकर जा रहे थे। साक्षी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये तुम सही नहीं कर रहे हो सत्या, मैं इस कमरे से नहीं जाऊंगी। ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ पर इस लड़की को नहीं रख सकते हो, तुम्हारी ये रखेल यहाँ पर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या बोला, बीवी है वो मेरी, अगर अब अपनी जुबान चलाई तो सिर्फ इस कमरे से नहीं, इस हवेली से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। इसलिए बेहतर होगा चुपचाप चली जाओ यहाँ से और मेरा दिमाग मत खराब करो। साक्षी उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखते ही रह गई और वो सब आखिर उसे बाहर ले ही आई। उनके बाहर निकलते ही सत्या ने तुरंत दरवाजा बंद किया और खुद अंदर की तरफ आ गया। वो सब जल्दी से वहां से भाग गई थी। साक्षी गुस्से से तिल मिलाते हुए वहीं पर खड़ी रह गई। उसने तुरंत दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाया और चिल्लाते हुए बोली, दरवाजा खोलो सत्या, तुम मुझे इस रूम से बाहर नहीं निकाल सकते हो, बीवी तुम्हारी मैं हूं ना कि वो बंगालन, जो तुम उसे इस कमरे में जगह दे रहे हो। सत्या को उसका चिल्लाना, उसका दरवाजा खटखटाना साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन उसका ध्यान साक्षी पर बिल्कुल भी नहीं था। उसका पूरा ध्यान इस वक्त मिष्टी पर था और मिष्टी बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी। वो मिष्टी के बिल्कुल करीब हुआ और उसे प्यार से देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ बंगालन आज तूने जो देखा है, उसके बाद तू मुझसे नाराज होगी, लेकिन मैं तेरी नाराजगी बर्दाश्त कर लूंगा। पर अगर उस इंसान को जिंदा रहने देता, तो खुद से नजरें नहीं मिला पाता। कोई मेरी बंगालन को ऐसे घटिया जगह पर बेचे और मैं उसे इस दुनिया में सांस लेने दूं। ऐसा हो भी कैसे सकता है? इसलिए अब तक तेरा इनकार सुनता रहा था, अब तेरा गुस्सा भी देख लूंगा। पर तुझे ना खुद से दूर जाने दूंगा और ना ही तेरे गुनहगारों को छोड़ूंगा। ये बोलते हुए उसने मिष्टी का माथा हल्का सा चूम लिया। उसने अब अपनी पॉकेट से फोन निकाला और डॉक्टर को कॉल किया ताकि डॉक्टर आकर मिष्टी का ट्रीटमेंट कर सके। वो बेहोश थी, उसे होश में लाना जरूरी था। कल रात से आज रात खत्म होने को आ चुकी थी, लेकिन मिष्टी ने अभी तक अन्न का एक दाना नहीं खाया था और ना ही पानी का एक घूंट पिया था। ऐसे में वो पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और ऊपर से ये सारा मेंटल स्ट्रेस उसे और भी ज्यादा कमजोर करने वाला था। उसने डॉक्टर को बुला लिया था और तकरीबन 15 मिनट बाद डॉक्टर ने दरवाजा नॉक किया। हर्षिका डॉक्टर के साथ ही थी। जब उसने दरवाजे से आवाज लगाई तो सत्या ने दरवाजा खोला। वो हैरान था कि साक्षी कहाँ गई, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ
साक्षी ने इस वक्त खुद को एक शॉल से कवर किया हुआ था और वो एक खंडर जैसी जगह पर पहुंची, जहां पर बाहर की तरफ एक जीप खड़ी थी। जैसे ही वो अंदर की तरफ आई, उसने उस शॉल को अपने सर से हटाया और इधर उधर नजर घुमाते हुए बोली, कहाँ हो तुम? उसके आवाज लगाने पर एक आदमी अंदर से बाहर की तरफ आया और आकर साक्षी के सामने खड़ा हो गया। साक्षी गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी और वो शख्स हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल उसने साक्षी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मुझे गुस्से से घूरती रहेगी या फिर मेरे सीने से लगकर मुझे ठंडक भी देगी? उसकी बात सुनकर गुस्से से उसे घूरने लगी। साक्षी ने कुछ पल मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर अपना हाथ उसके सीने पर रखकर बोली, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कहा था मैंने तुम्हें उस लड़की को ठिकाने लगा दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी गुर्जर, और अब तुम देखो उस लड़की की वजह से क्या कुछ नहीं हो गया। सत्या उसे घर पर ले आया और तुम्हें पता है, अब तो उसने उसे अपने रूम में भी जगह दे दी। मुझे रूम से बाहर निकाल दिया और उस लड़की को अपने बिस्तर पर लिटा दिया। गुर्जर, जो सत्या का सबसे बड़ा राइवल था, उसकी बात सुनकर उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, तुझे तकलीफ हो रही है? साक्षी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तकलीफ? मेरा कलेजा फट रहा है गुर्जर, मेरा बस चलता ना तो उस मिष्टी का सिर फोड़ देती मैं। अब तक उसकी जान ले चुकी होती। मुझे पता था ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने तुझे बोला था, लेकिन तू भी मेरी बात नहीं माना। तूने उसे मिष्टी को, उस बंगाल को छोड़ दिया और वो देख अब हमारे सारे प्लान पर पानी फेर रही है। गुर्जर ने उसे एक बार फिर से अपनी बाहों में भर लिया और अंदर की तरफ ले गया, जो जगह बाहर से खंडहर की तरह दिखाई दे रही थी। अंदर वहां एक बेहद अच्छी हालत में मजबूत बना हुआ कमरा था, जहां पर सामने ही एक पलंग पड़ा था। गुर्जर ने साक्षी को उस पलंग पर धक्का दिया तो साक्षी सीधा उस पलंग पर जाकर गिरी। उसका साड़ी का पल्लू उसके ऊपर से हट चुका था और उसका सीना बाहर की तरफ उभरा हुआ नजर आ रहा था। उसे देखते हुए गुर्जर ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया और बोला, उस सत्या के पास किसी और को देखकर तुझे तकलीफ हो रही है? साक्षी उसकी बात का मतलब समझकर तुरंत बोली, वो तकलीफ नहीं हो रही जो तू समझ रहा है। उसके करीब बेशक से कोई भी आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उन दोनों के बीच कुछ हुआ तो तू सोच सकता है ना हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए मैं नहीं चाहती वो उसके करीब आए। सत्या और मेरा एक होना हम दोनों के लिए कितना जरूरी है ये समझता है ना? गुर्जर उसके ऊपर झुका और उसके गर्दन की तरफ देखते हुए बोला, तू फिक्र मत कर। उसे बंगाल को अब तक मैंने हल्के में लिया, लेकिन अब मैं उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लूंगा। एक आध दिन में वो तुझे सत्या के बिस्तर पर नहीं बल्कि सूर्यवंशी हवेली के आंगन में चिता पर लेटी मिलेगी। साक्षी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तू सच बोल रहा है? तू खत्म करेगा उसे? गुर्जर उसके सीने की तरफ देखते हुए बोला, हाँ तेरे लिए कुछ भी। अगर तू मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती है, तो क्या मैं तेरे लिए इतना सा नहीं कर सकता? ये बोलते हुए वो उसके सीने पर झुका, वो उसे हल्का हल्का चूमने लगा था। साक्षी ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और अपने ब्लाउज के बटन खोलने लगी। गुर्जर ने उसका ब्लाउज उसके बदन से अलग किया और फिर उसके बदन को अपने हाथों में भरकर चूमने लगा। साक्षी की सिसकियां निकलने लगी थी। उसकी वो सिसकियां सुनकर गुर्जर उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगा था और कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े पलंग से नीचे गिरे हुए थे और गुर्जर पूरी तरह से साक्षी पर झुका हुआ था। साक्षी के हाथ गुर्जर के हाथों में थे और उन दोनों की मदहोशी भरी आवाजें उस कमरे में गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ सत्या इस वक्त डॉक्टर की तरफ देख रहा था जो मिष्टी का ट्रीटमेंट कर रहे थे। मिष्टी अभी बेहोश थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे इंजेक्शंस दे दिए थे। वो सत्या की तरफ देखते हुए बोले, कुछ ही घंटे में इन्हें होश आ जाएगा, लेकिन जैसे ही इन्हें होश आए प्लीज इन्हें कुछ खिला दीजिएगा वरना कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इंजेक्शंस और दवाएं अपना काम करेगी, लेकिन खाना पीना बहुत ज्यादा जरूरी है सत्या सूर्यवंशी जी। अब मैं चलता हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस हो आप मुझे फोन कर लीजिएगा। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए और साथ ही साथ हर्षिका भी। सत्या ने दरवाजा बंद किया और मिष्टी की तरफ देखने लगा। उसने एक बार फिर से अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। जैसे ही उसने कॉल किया सामने से आवाज आई, जी भाव कहिए। सत्या तुरंत बोला, तुम्हारी नजर है ना उस पर? सामने से शंभू की आवाज आई, आपकी मेहरबानी है, जो मैं इंसान होते हुए बाज की जिंदगी भी जी रहा हूँ। बस ये समझ लीजिए कि वो मेरी नजरों के सामने है और आज एक तड़कता भड़कता सीन चल रहा है। सत्या का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। अगले ही पल उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। वो जानता था कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है, लेकिन उसने आज तक कभी किसी बात को लेकर कुछ रिएक्ट नहीं किया था।
उसे इंतजार था उस दिन का जब खेल सामने से हो और वो खेल के साथ साथ खिलाड़ी की भी धज्जियां उड़ा दे। उसके खिलाफ शुरू से जो प्लानिंग प्लॉटिंग की गई उसे उस वक्त समझ नहीं आई थी, लेकिन जब समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो उस जाल में फंस चुका था जहां पर साक्षी नाम की बला हमेशा के लिए उसके गले में बांध दी गई। पर उसने कभी साक्षी को प्यार नहीं किया और ना ही साक्षी को कभी अपने करीब आने दिया, जो उनका सबसे बड़ा मकसद था। लेकिन फिलहाल इन सब बातों को साइड में रखकर सत्या ने एक गहरी सांस ली और वापस अपनी मिष्टी के पास आया। उसने पहले से ही खाना मंगवा कर रख लिया था और खाना सामने टेबल पर लगवा भी दिया था। बस उसे मिष्टी के होश में आने का इंतजार था। उसके पास बैठा वो उसके बालों को हल्का हल्का सहला रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद ही मिष्टी ने अपनी पलकें फड़फड़ाना शुरू की। उसकी पलकें फड़फड़ाते हुए देख सत्या के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। पिछले आधे घंटे से वो एकटक अपनी बंगालन को ही देखे जा रहा था। जैसे ही मिष्टी ने अपनी आंखें खोली वो तुरंत हड़बड़ा कर अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने वीर का चेहरा घूम रहा था। खून से लथपथ उसका चेहरा और उसकी खुली आंखों जो मरने के बाद भी बंद नहीं हुई थी, वो उसकी आंखों के सामने उसे दिखाई दे रही थी। वो कांपने लगी थी। तभी सत्या ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, बंगालन। जैसे ही मिष्टी को सत्या का हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ उसने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा। अगले ही पल अब उसे सत्या का वो चेहरा दिखाई दिया जब उसने वीर की जान ली थी। उसे देखते हुए मिष्टी ने अचानक उसे धक्का दिया। सत्या हल्का सा पीछे हुआ लेकिन अगले ही पल वो वापस मिष्टी के करीब हुआ और बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रही है? मिष्टी गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और अगले ही पल उसने अपना हाथ सत्या पर उठा दिया। सत्या हैरान रह गया। उसका हाथ सत्या के गाल को छूता उससे पहले ही उसने मिष्टी की कलाई को पकड़ लिया था और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा था। वो दांत पीसते हुए बोला, ये गुस्ताखी मत कर देना बंगालन। ऐसा नहीं है कि तेरे प्यार में मैं ये सब चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू तो बेशक से जान ले मैं जान दे दूं, लेकिन जिसके लिए ये कर रही है उसके लिए तो मैं तेरी घूरती हुई नजरें खुद पर ना बर्दाश्त करूं। तेरा हाथ उठाना तो बर्दाश्त करूंगा क्या? ये बोलकर उसने मिष्टी का हाथ छोड़ दिया। मिष्टी अभी भी गुस्से से उसे देख रही थी। अब उसने सत्या का गिरेबान पकड़ा और बोली, कितने घटिया इंसान हैं आप मॉन्स्टर। बहुत बहुत घटिया। क्या समझा था मैंने आपको और आप क्या निकले? सोचा था आप मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आएंगे, लेकिन नहीं, आप लेकर आए मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तबाही, बर्बादी लेकर आया आप मेरी जिंदगी में। क्या क्या वादे किए थे आपने मेरे साथ, और क्या किया आपने मेरे साथ? मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। सत्या ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और बोला, तुझे जो शिकायतें करनी है मुझसे कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब बाद में, पहले तू मेरे साथ सामने टेबल पर चल और खाना खा। ये बोलते हुए वो बिस्तर से उठा और अगले ही पल उसने मिष्टी का हाथ पकड़ लिया। मिष्टी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। यहाँ उसने अपना भाई खो दिया था और सत्या को उसे खाना खिलाने की पड़ी थी। वो तुरंत बोली, मुझे हाथ भी मत लगाएगा। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ सत्या से पीछे खींच लिया। अगले ही पल अब सत्या ने न सिर्फ उसे हाथ लगाया बल्कि सीधा अपनी गोद में उठा लिया। मिष्टी हैरान रह गई। उसने सत्या के सीने पर जोर से अपना हाथ मारा और चिल्लाते हुए बोली, छोड़िए मुझे। सत्या भी उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, नहीं छोड़ूंगा। जा, जो करना है कर ले। मिष्टी रोते हुए बोली, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। सत्या उसे लेकर सोफे पर बैठा और बोला, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, इस बात पर तो जाओ ही मत। करने को आया तो बहुत कुछ कर दूंगा। बात बस इतनी सी है कि तेरे साथ कुछ करने से पहले मेरे हाथ जवाब देते हैं कि सामने तेरा कोई दुश्मन नहीं, तेरा प्यार है। उसकी बात सुनकर मिष्टी ने उसके गिरेबान को एक बार फिर से पकड़ लिया और बोली, इस प्यार को बर्बाद किया है आपने। सत्या तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अगर कोई तुझे घटिया नजर से देखेगा तो उसकी आंखें नोच लूंगा। कोई तेरे साथ बदतमीजी से बोलेगा तो उसकी जुबान नोच लूंगा। कोई तुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसकी सांस रोक लूंगा। और तेरे भाई ने तेरे साथ क्या किया, ये मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है। मिष्टी चिल्लाते हुए बोली, वीर को कुछ नहीं पता था। हो ही नहीं सकता वो मेरे साथ ऐसा करे। बेशक से वो कुछ भी करे लेकिन इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकते। सत्या गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे जानना ही नहीं वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। वो खत्म, उसका किस्सा खत्म। अब तू बिल्कुल चुप रहेगी और चुपचाप ये खाना खाएगी वरना। मिष्टी चिल्लाते हुए बोली, वरना क्या? वरना मुझे भी मारेंगे आप। सत्या उसका जवाब सुनकर गुस्से से उसे देखने लगा।
मिष्टी एक बार फिर से बोली, बताए ना मॉन्स्टर, क्या करेंगे आप? वीर की जान तो आपने पहले ही ले ली, इस बार आप क्या करेंगे? मुझे खत्म करेंगे? सत्या की नजरें उस पर गहरी होने लगी। मिष्टी की बातें उसका गुस्सा लगातार बढ़ा रही थी। सत्या ने अब उसे सोफे पर नीचे बिठाया और खुद वहां से उठ गया। मिष्टी तुरंत वहां से उठने लगी, लेकिन सत्या ने उसे वहां धक्का दिया और दोबारा नीचे बिठा दिया। मिष्टी अब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अगले ही पल सत्या सामने क्लोजेट की तरफ बढ़ गया और वहां से एक दुपट्टे जैसा कुछ उठाकर लेकर आया। मिष्टी को समझ नहीं आ रहा था सत्या के इरादे क्या है, और वो जब तक समझती उससे पहले ही सत्या ने उसे उस दुपट्टे से सोफे पर बांध दिया था। उसके हाथ नीचे की तरफ थे और वो खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जानता हूँ तुझे तकलीफ होगी, लेकिन इस थोड़ी सी तकलीफ के बदले अगर तेरी तबीयत पूरी तरह से सही होती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बोलकर उसने थाल अपने हाथ में उठाया और निवाला बनाने लगा। मिष्टी गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे देख रही थी। जैसे ही सत्या ने निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाया, मिष्टी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सत्या ने उसके हाथों को बांधा था, लेकिन उसका चेहरा तो हिल ही सकता था। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, दिमाग मत सटका बंगालन, जल्दी से अपना चेहरा इधर घुमा और ये खाना फिनिश कर। मिष्टी गुस्से से कांपते हुए बोली, आपके हाथों से एक निवाला भी खाया तो वो मेरे लिए जहर समान होगा मॉन्स्टर, इसलिए भूल जाए कि मैं ये खाना खाऊंगी। चले जाए आप मेरी नजरों के सामने से, वरना खाना तो दूर कहीं ऐसा ना हो मैं सच में जहर खा लूं। सत्या व्यंग्य से बोला, हाँ तू जहर खाएगी और मैं तुझे खाने दूंगा। तू कैसी बातें कर रही है बंगालन? तुझे खुद समझ में नहीं आ रहा? तू किन लोगों के लिए मुझसे लड़ रही है? वो लोग जो तुझे जरा सा भी प्यार नहीं करते थे। मैं बेशक से तुझे कुछ कहता नहीं था, लेकिन मुझे सब समझ में आता है कि वो लोग तेरे साथ किस तरह का बिहेव करते थे। मिष्टी व्यंग्य से हंसी और बोली, अगर आपको सच में सब कुछ समझ में आता ना तो आज आपने जो कुछ किया है मॉन्स्टर वो आप नहीं करते। मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे नहीं कोई बात करनी है और ना ही आपके साथ कोई रिश्ता रखना है। आप जबरदस्ती मुझे बांधकर यहाँ पर बिठा तो सकते हैं, लेकिन ये भूल जाए कि आप जबरदस्ती मुझसे कोई रिश्ता भी रख लेंगे। मैं ना हम दोनों की शादी को मानती हूँ और ना ही हम दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता होगा। यहाँ पर हूँ लेकिन बहुत जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, तू उस वीर के लिए मुझे छोड़कर जाएगी? मिष्टी ने तुरंत नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, वो भाई था मेरा। सत्या गुस्से से बोला, और मैं कुछ नहीं। मिष्टी एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, कुछ भी नहीं। सत्या ने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए। उसका मन कर रहा था अपने हाथों में पकड़ी हुई थाली जोर से फेंक दे, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और वापस निवाला बनकर मिष्टी के होठों की तरफ बढ़ाया। मिष्टी ने एक बार फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सत्या तुरंत बोला, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ये बोलकर अब वो मिष्टी के करीब हुआ। वो खुद टेबल पर बैठा और उसने मिष्टी के घुटनों के पास अपने पैर रखे। उसने अपना भार बिल्कुल भी मिष्टी पर डाला नहीं हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। खाने की प्लेट उसने साइड में रख दी थी और खुद एक हाथ से पीछे से उसने मिष्टी के सिर को पकड़ लिया। मिष्टी गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। जैसे ही सत्या ने उसके होठों की तरफ निवाला बढ़ाया, मिष्टी तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घूमने लगी, लेकिन सत्या ने उसके सिर को कसकर पकड़ हुआ था। मिष्टी अपने होंठ नहीं खोल रही थी, लेकिन सत्या ने भी ठान ली थी कि वो उसके होठों को खोलकर रहेगा। सूर्यवंशी हवेली। मिष्टी खाना खाने से इनकार कर रही थी और सत्या उसे जबरदस्ती खाना खिलाने पर तुला हुआ था। उसने मिष्टी को सोफे से बांध दिया था, जिससे वो अपने हाथ पैर हिला ही ना पाए। लेकिन अब वो अपने होठों को खोल नहीं रही थी। सत्या ने भी ठान लिया था कि वो उसे खाना खिलाकर ही रहेगा, इसलिए वो बिल्कुल उसके करीब हो गया। उसके पैर मिष्टी के आसपास थे और उसने अपना हाथ मिष्टी के चेहरे के नीचे रखा और अपनी उंगलियों से उसके गालों को दबा दिया, जिससे उसके होंठ हल्के से खुल गए। लेकिन अगले ही पल मिष्टी ने अपना चेहरा जोर से घुमाया और सत्या का हाथ अपने चेहरे से झटका दिया। सत्या गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन फिर एक गहरी सांस लेकर उसने एक बार फिर से अपना गुस्सा कंट्रोल किया। वो जानता था कि वो मिष्टी को गुस्से से डील तो कर ही नहीं सकता। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, खाना नहीं खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि तेरा खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए चुपचाप खाना खा ले। मिष्टी तुरंत बोली, एक बार कह दिया नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाऊंगी। जहर ले लूंगी लेकिन आपके हाथों से खाना नहीं खाऊंगी।
उसकी बात सुनकर सत्या को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो एक जोरदार थप्पड़ मिष्टी के चेहरे पर जड़ दे, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकता था। वो तुरंत बोला, अच्छा ठीक है, तुझे नहीं खाना ना, कोई बात नहीं, मत खा। इतना भी मैं जानता हूँ कि अगर तू अपने वीर से प्यार करती है ना तो मुझसे भी प्यार करती है, और तेरी कसम, जब तक तू खाना नहीं खाएगी मैं अन्न का एक निवाला और पानी का एक घूंट अपने अंदर नहीं लूंगा। अगर तूने कल रात से खाना नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। अब देखते हैं क्या होता है, मरेंगे तो दोनों साथ, जिएंगे तो दोनों साथ। ये बोलकर सत्या ने उसके हाथों को खोल दिया और बस उसकी तरफ देखता रहा। मिष्टी के हाथ जैसे ही आजाद हुए वो तुरंत अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। सत्या तुरंत बोला, अगर इस दरवाजे से बाहर गई तो अच्छा नहीं होगा बंगालन। मिष्टी तुरंत बोली, और अगर इस कमरे में रही तो खुद से ही नजरें नहीं मिल पाऊंगी मॉन्स्टर। ये बोलकर उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर बाहर ही साक्षी खड़ी थी, जो दरवाजा खुलने पर एक पल के लिए तो हड़बड़ा गई। अगले ही पल वो गुस्से से मिष्टी की तरफ देखते हुए बोली, आ गया तुझे होश? मर क्यों नहीं गई तू? मर जाती तो ज्यादा बेहतर होता, पीछा छुटता मेरा। मिष्टी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, आपके पति ने मेरे वीर को मार दिया, अब उनसे कहिए एक गोली मेरे सीने में भी उतार दें, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। उनके हाथों से मरना भी मंजूर होगा, लेकिन उनके साथ जीना नहीं। ये बोलकर उसने एक नजर वापस पलटकर सत्या तरफ देखा और फिर तुरंत उस कमरे से चली गई। उसकी बात सुनकर साक्षी हंसने लगी और हंसते हुए कमरे के अंदर आई। उसने बिस्तर की तरफ देखा, जहां पर अभी भी वो सारे फूल बिल्कुल वैसे ही लगे हुए थे जैसे उसने लगवाए थे। मतलब सत्या और मिष्टी के बीच कुछ हुआ ही नहीं, वरना बिस्तर पर अंगड़ाइयां टूटे और फूल न टूटे, भला कैसे हो सकता था? उसे हंसते हुए देख सत्या का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो अपनी जगह से उठा और साक्षी के सामने आकर खड़ा हो गया। साक्षी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात, सुहाग रात अधूरी रह गई? ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसने लगी। सत्या ने उसे कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगा। साक्षी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तूने जिस लड़की के लिए इतना खून खराबा किया, इतना हंगामा किया, वो लड़की बोली कि उसे तेरे हाथों से मरना मंजूर है, लेकिन तेरे साथ जीना नहीं। वाह रे सत्या, मैं तेरे लिए पागल और तू मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता, और जिसके लिए तू पागल वो तेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखती। बोलकर वो एक बार फिर से हंसने लगी। सत्या उसकी बात सुनकर रुका और फिर वापस उसके करीब आया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहाँ गई थी तुम? उसके सवाल पर साक्षी एकदम से चुप हो गई। सत्या व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, बताओ ना, आधी रात को शॉल ओढ़कर कहाँ गई थी तुम? शॉल का जिक्र सुनकर साक्षी के होश उड़ गए। वो खोई हुई आवाज में बोली, कहीं कहीं भी तो नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी माँ, मैं तो हवेली में ही थी, नीचे की तरफ इंतजार कर रही थी, कब तुम दोनों का ड्रामा खत्म हो और मैं अपने कमरे में आकर सोऊं। अब वो बंगालन तो इस कमरे में रहना नहीं चाहती, लेकिन मैं इस कमरे को ऐसे खाली नहीं छोड़ सकती, इसलिए अब आराम से इस कमरे में रहूंगी। ये बोलते हुए वो बिस्तर पर आकर लेट गई। अगले ही पल उसने अपनी साड़ी का पल्लू खुद पर से हटाया और अपनी उंगलियां अपनी छाती पर चलाते हुए बोली, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी सुहागरात का ख्वाब मैं पूरा कर सकती हूँ, और हाँ, किसी को बताऊंगी भी नहीं कि हम दोनों के बीच क्या हुआ, बस तुम और मैं। उसकी बात सुनकर सत्या व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, सत्या सूर्यवंशी कोई चोर नहीं जो चोरी छिपे इस तरह की हरकतें करे। वो दुश्मनी और प्यार दोनों सीना ठोक कर करता है, पर तेरे साथ तो मैं दोनों ही नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार के लायक तू है नहीं और मेरी दुश्मनी तुझे मिले, इतनी भी औकात नहीं है तेरी। आय बड़ी सत्या के साथ सुहागरात मनाने वाली, मेरा कुत्ता भी तेरी तरफ ना देखे। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। वहीं साक्षी गुस्से से कांप उठी। उसने अपने हाथ बिस्तर पर रख लिए थे और बिस्तर को कसकर मुट्ठियों में जकड़ लिया था। नीचे बिछी हुई गुलाब की पत्तियां उसके हाथों में दबी हुई थी और उसका चेहरा इस वक्त गुस्से से बेहद लाल था। अगले ही पल वो बिस्तर से उठी और उसने वो सारी लड़ियां जो गुलाब के फूलों की थी और ऊपर से नीचे की तरफ बिस्तर पर लगी हुई थी, उन्हें तोड़ दिया और चिल्लाते हुए बोली, सत्या सूर्यवंशी, क्या कहा तूने कि तेरा कुत्ता भी मुझे नहीं पूछेगा? लेकिन मैं भी साक्षी हूँ साक्षी, अगर तुझे कुत्ते की औकात पर लाकर नहीं छोड़ दिया तो मेरा नाम भी साक्षी नहीं। ये बोलते हुए वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ सत्या मिष्टी के पीछे पीछे नीचे की तरफ आया। मिष्टी जानती थी कि वो इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती। लगभग से 50 की तादाद में बाहर गार्ड्स खड़े होंगे, जिनके सामने उसके लिए बाहर जाना मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल होगा। सत्या उसे जाने नहीं देगा, बेशक से वो उसे कुछ भी बोल दे। इसीलिए वो सीधा अम्मा के कमरे में आ गई।
अम्मा बिस्तर पर लेटी हुई थी। जैसे ही उन्होंने मिष्टी को देखा वो तुरंत बिस्तर से उठी। मिष्टी जाकर उनके पैरों के पास बैठ गई। अम्मा ने तुरंत उसके करीब आकर अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए तो मिष्टी सीधा उनके सीने से लग गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। अम्मा उसे संभालते हुए बोली, चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। जो हुआ अब उसे बदला नहीं जा सकता मेरी बच्ची, प्लीज चुप हो जा। मिष्टी रोते हुए बोली, क्यों किया मॉन्स्टर ने ऐसा अम्मा? क्यों किया उन्होंने? उन्हें वीर को नहीं मारना चाहिए था। वो बेशक से कुछ भी करते मुझे सब मंजूर था, लेकिन वीर को मारकर उन्होंने सही नहीं किया अम्मा, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दरवाजे पर खड़ा सत्या मिष्टी की बातें सुन रहा था। उसे एक बार फिर से वीर के लिए रोते हुए देख उसके गुस्से का पारा बढ़ रहा था। वो अंदर की तरफ बढ़ने लगा लेकिन तभी हर्षिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, प्लीज भाव एक बार मेरे साथ चलिए आप। ये बोलकर वो उसे पीछे की तरफ खींचने लगी। सत्या तुरंत बोला, हाथ छोड़ मेरा। हर्षिका जल्दी से बोली, आपको आपकी बंगालन की कसम। सत्या को इस वक्त हर्षिका पर इतना ज्यादा गुस्सा आया। हर कोई उसके प्यार का फायदा उठाने में लगा हुआ था। वो हर्षिका के साथ दूसरी तरफ आया। हर्षिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप भाव? आप देख रहे हैं ना वहिनी की क्या हालत है। ऐसे में प्लीज आप उसके साथ जबरदस्ती मत कीजिए। अभी थोड़ा तो टाइम लगेगा संभालने में, जब संभल जाएंगी तो वो आपके पास ही तो आएंगी। आप उन्हें थोड़ी देर अम्मा के पास रहने दीजिए। उन्होंने खाना नहीं खाया है ना? सत्या ने अपना सरना में हिलाया। हर्षिका तुरंत बोली, मैं वादा करती हूँ आपसे भाव, मैं वहिनी को खाना खिला दूंगी। प्लीज आप थोड़ी देर उनसे दूर रहिए। जो कुछ भी हुआ सही गलत मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि एक लड़की के लिए उसका परिवार बहुत मायने रखता है भाव। प्लीज आप भी वहिनी को समझने की कोशिश कीजिए। उसकी बात सुनकर अब सत्या कुछ बोल नहीं पाया और अपना हाथ झटक कर दूसरी तरफ चला गया। वो सीधा बाहर की तरफ आया, जहां पर शमशेर खड़ा था। शमशेर की ड्यूटी ज्यादातर हवेली के बाहर ही होती थी, वो हवेली के अंदर नहीं रहता था। तकरीबन 4 से 5 साल का था जब वो सत्या के पास आया और तब से सत्या ने उसे भी अपने जिगर का टुकड़ा बनाकर रखा हुआ था। सत्या को देखते ही शमशेर तुरंत उसके पास आया। सत्या गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, जा जाकर बोतल लेकर आ। शमशेर हैरानी से बोला, भाव लेकिन। उसकी बात पूरी होती उससे पहले सत्या गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, जा रहा है या फिर नहीं? शमशेर ने अपना सर हाँ में हिलाया और तुरंत बोतल लेने के लिए सामने स्टोर रूम की तरफ चला गया। सत्या इस वक्त गुस्से में उबल रहा था। वहीं अम्मा अंदर मिष्टी को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी हर्षिका वहां पर आए और आकर मिष्टी के कदमों के पास बैठ गई। वो मिष्टी के घुटने पर अपना हाथ रखकर बोली, प्लीज वहिनी चुप हो जाओ। मिष्टी ने एक नजर उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे वहिनी मत बुलाओ। हर्षिका तुरंत बोली, ठीक है नहीं कहूंगी मैं तुम्हें वहिनी, मैं तुम्हें मिष्टी कहकर बुला लूंगी, पर प्लीज तुम चुप हो जाओ और प्लीज खाना खा लो। ये बोलते हुए उसने सामने टेबल पर रखे हुए खाने की तरफ देखा। वो तुरंत बोली, मेरा सच में कुछ भी खाने का मन नहीं है हर्षिका। हर्षिका तुरंत बोली, तुम अपने वीर भाव से बहुत प्यार करती हो ना, तो तुम्हें उन्हीं की कसम, प्लीज थोड़ा सा खा लो। हर्षिका की बात सुनकर मिष्टी अब इनकार कर ही नहीं पाई। वो अपनी जगह से उठी और सामने टेबल की तरफ आए। वो सोफे पर बैठी और सामने लगे हुए खाने की तरफ देखने लगी। तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने कुछ पल चलने लगे, कुछ तस्वीरें जिन्हें देखते ही वो मुस्कुरा उठी थी। उसका वीर के लिए खाना बनाना और वीर का उसके हाथों से बने हुए खाने की तारीफ करना। हर्षाली के आने से पहले उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। वीर उसे समझता था, उसे प्यार करता था। जब भी मिष्टी उसके लिए प्यार से कुछ बनाती तो न सिर्फ वीरू खुद खाता बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी ले जाता और उन्हें बताता कि ये उसकी बहन ने स्पेशली उसके लिए बनाया है। लेकिन फिर अचानक उसकी वो मुस्कुराहट गायब हो गई, जब उसकी आंखों के सामने वो पल चलने लगा जब सत्या ने वीर के सिर पर गोली मारी थी। वो पल याद करते ही उसकी आंखों से छम छम आंसू बहने लगे और वो खाने की तरफ देखते हुए बिलक बिलक कर रोने लगी। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और अपना सिर न में हिलाते हुए बोली, मुझसे मुझसे नहीं खाया जाएगा ये खाना, मुझसे नहीं खाया जाएगा। ये बोलकर वो तुरंत कमरे से बाहर निकली और फिर सीधा बड़े दरवाजे से होते हुए उस तरफ आ गई जहां पर सत्या शमशेर के सामने बैठा था। बाहर ही कुर्सी लगी हुई थी और टेबल पर शराब की बोतल और सिगरेट की बॉक्स रखी हुई थी। मिष्टी के कदम अचानक ही वहां पर आकर रुक गए और वो सत्या की तरफ देखने लगी। सत्या की नजरें भी उसकी तरफ उठी हुई थी और मिष्टी को देखकर उसका भी दिल जोरों से धड़क रहा था।
थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।